हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ PCS चैनल पर। दोस्तों, स्टडी IQ PCS चैनल पे मैं शुभम सरधालिया आपके साथ जुड़ चुका हूं इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज को डिस्कस करने के लिए। दोस्तों, कोई भी स्टेट PCS एग्जाम हो, इकोनॉमी जो है वो हमेशा से एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो रहा है। और जब बात आती है इकोनॉमी प्रिपरेशन की, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो या सिविल सर्विसेज UPSC का एग्जाम हो, हमेशा एक डाउट जो है वो स्टूडेंट का, एस्पिरेंट का रहता है कि सर एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है और एनसीईआरटी याद करनी है या एनसीईआरटी से रिलेटेड एन नंबर ऑफ क्वेरीज जो है वो आपकी रहती है। दोस्तों, उन्हीं क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए ये स्पेशल सीरीज ऑफ लेक्चर आपके लिए शुरू किया गया है। दोस्तों, एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अब बीइंग एन एस्पिरेंट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी को जो है वो पढ़ें या उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है उसमें अपना समय जो है वो दें। हम अगर स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, उसमें ये लेक्चर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। यहां पर पूरे के पूरे एनसीईआरटी में हमारी जरूरत की, हमारी काम की क्या चीजें हैं वो मैं आपके लिए नोट फॉर्म में लेकर के आऊंगा, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन को जो है वो स्मूथली कर पाए। ये क्लासेस जो है वो रेगुलरली आपको यहां पर मिलेंगी और इन क्लासेस की मदद से एनसीईआरटी का कंपोनेंट जो है वो हमारा इकोनॉमी का वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट की, अगर आपको याद होगा, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू वर इंट्रोड्यूस्ड टू इकोनॉमी इन स्कूल डेज? स्कूल के दिनों में हमें पहली बार इकोनॉमी कब देखने को मिली थी? दोस्तों, मैं पहली बार इकोनॉमी देखने को मिली थी क्लास 9th में। याद होगा अगर आपको, हरे रंग के ग्राफिक्स वाली एक बुक जो है वो हमें मिली थी NCERT, जिसके ऊपर लिखा रहता था इकोनॉमिक्स। 9th 10th 11th 12th क्लास में दो एनसीईआरटी जो है वो हमें पढ़नी है। 9th क्लास में पहली बार वी वर इंट्रोड्यूस्ड टू एनसीईआरटी और वहीं से हम लोग शुरुआत जो है वो करने वाले हैं। दोस्तों, अगर इफ यू रिमेंबर, कुछ इस प्रकार के ग्राफिक्स के साथ में 9वीं कक्षा की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी जो है वो हम तक पहुंची थी। बहुत बेयर मिनिमम बेसिक चीजों के साथ में इस एनसीईआरटी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट को। सारी चीजें जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम सिर्फ उनको यहां पर कवर करेंगे जिनका रेलेवेंस एग्जाम के अंदर जो है वो हो सकता है। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर से। इस लेक्चर में हम चैप्टर 1 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, चैप्टर 1 का नाम है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अगर आपको याद होगा, या एनसीईआरटी 9th क्लास की आपके पास पढ़ी है, यू विल फाइंड दिस चैप्टर ओवर देयर, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। लेट मी मेक इट क्लियर, ये पालमपुर यहां पर किसी पर्टिकुलर जगह को नहीं रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये यहां पर एक हाइपोथेटिकल विलेज है। क्यों है दोस्तों? हमको इकोनॉमी समझनी थी। इकोनॉमी का कंसेप्ट क्या होता है? इकोनॉमी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी। इकोनॉमी की शुरुआत कब हुई? इकोनॉमी की शुरुआत तब हुई जब इंसान इस दुनिया में आया और उसको अपनी जरूरतों को पूरा करना था। जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने जब काम करना शुरू किया, तभी रोल में आई इकोनॉमी। हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर को इंट्रोड्यूस यहां पर इस वजह से किया गया है, सो दैट हम जान पाए कि एक छोटे विलेज लेवल पे इकोनॉमी, जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी किसी देश की होगी, इकोनॉमी दुनिया की होगी या इकोनॉमी किसी कंट्री की होगी। एक घर की इकोनॉमी हो सकती है, एक छोटे से गांव की इकोनॉमी हो सकती है। उसके विषय पे हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर 9th क्लास में शुरुआत होती है एक छोटे से गांव पालमपुर से। पालमपुर अगेन एक हाइपोथेटिकल विलेज है, छोटा सा गांव जो एक बड़े विलेज रायगंज से करीब 3 किलोमीटर दूर था और इसके पास के टाउन का नाम था शाहपुर। लोग यहां पर रहते थे, अपना जीवन जो है वो व्यतीत करते थे। इस जीवन में, अपने इस गांव में रहते हुए वो कुछ ना कुछ काम तो करते होंगे, क्योंकि अब जरूरतें हैं, खाना खाना है, सामान चाहिए, कपड़े खरीदने हैं। ऐसे में उनको कुछ ना कुछ काम जो है वो करना पड़ा, जिसको नाम दिया गया मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। किसी चीज को प्रोड्यूस करना था, क्योंकि कुछ चीज प्रोड्यूस होगी तभी आप उसको बेच पाएंगे। अनडाउटेडली छोटा सा गांव है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या होगी? सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होगी एग्रीकल्चर। शुरुआत होती है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर क्यों करना था? क्योंकि हमारी कुछ नीड्स थी, हमारी कुछ जरूरतें थी, बेयर मिनिमम नीड्स जिसे हम कहते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। कैसे ये नीड्स फुलफिल हो सकती थी, इसके पीछे क्या पूरा का पूरा प्रोसेस था, कैसे हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते थे, कहां से ये जरूरतें हमें मिल पाएंगी या कहां से हमें रोटी, कपड़ा और मकान मिलना था। इसके लिए शुरुआत हुई एग्रीकल्चर से। क्यों एग्रीकल्चर ही क्यों चुना गया? कोई और एक्टिविटी क्यों नहीं? क्योंकि जब इंसान धरती पर आया, उसके पास जो सबसे अबंडेंट रिसोर्स उसको अपने पास दिखा वो था लैंड। जमीन जो थी वो उसको यहां पर काफी मात्रा में दिखी कि जमीन का इस्तेमाल करते हुए मैं कुछ कर सकता हूं, और उसके दिमाग में आया एग्रीकल्चर। और फार्मिंग जो है वो इस छोटे से गांव का सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बना पालमपुर का। ज्यादातर लोग जो है वो डिपेंडेंट थे किसके ऊपर? फार्मिंग के ऊपर।
वो खेती बाड़ी करते थे, कोई फसल जो है वो उगाते थे और उसको बेच करके वो लोग जो है अपने लाइवलीहुड, अपनी जिंदगी जो है वो गुजार रहे थे। लेकिन उन्हीं के साथ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या होंगी दोस्तों, जिसको आज आप एक टर्म के रूप में जानते हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई गतिविधियां, इनको कहा जाता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के रूप में आप इनको जानते हैं। इन्हीं को यहां पर नाम दिया गया है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। दोस्तों चीजों को खुद इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा गांव है, ज्यादातर लोग वहां पर खेती करते हैं। उसके अलावा लोग क्या कर सकते हैं, खेती के साथ हो सकता है किसी ने 2 गायें 2 भैंस भी रखी हो, उसका दूध बेचता हो। व्हाट इज दैट, दैट इज डेयरी प्रोडक्शन। उसके अलावा दूध है या फसल को स्टोर करना है, हमको बर्तन चाहिए, तो बेयर मिनिमम में बर्तन किस चीज के बन सकते थे, मिट्टी के। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है, पॉटर। वीवर था, पॉटर था, डेयरी प्रोडक्शन थी, या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या सामान को, फसल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बैलगाड़ी थी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। तो ये छोटे छोटे काम करके, छोटी छोटी एक्टिविटीज करके ये लोग अपना गुजारा, अपनी लाइवलीहुड जो है वो चला रहे थे। अगेन दोस्तों ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन इसलिए क्रिएट की गई ताकि एक छोटे लेवल पर एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे होती है ये चीजें हम समझ पाए। ये आ गया हमारा एग्रीकल्चर। यहां पर पॉटरी जो है वो की जा रही है, यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं, ये लोहे का काम कर रहा है, ये फिशिंग कर रहा है, ये एग्रीकल्चर हो रहा है। यहां पर फसल के पकने के बाद उससे ग्रेन्स जो है वो प्रोक्योर किए जा रहे हैं। तो अलग अलग एक्टिविटीज जो है वो लोग कर रहे हैं। ये सिर्फ पालमपुर की कहानी नहीं है, ये हमारे आसपास हर जगह की कहानी है। किसी भी गांव में आप चले जाइए, इस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो हमको मिलेंगी। यहां पर अब ऐसा नहीं है कि ये एक्टिविटीज जो है वो आंखें बंद करके की जा सकती थी कि जमीन दिखी और मैंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर करने के लिए मुझे कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ जरूरतें होंगी। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना था, क्योंकि हमको इजीएस्ट लगा कि जमीन का इस्तेमाल करके हम खेती कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सोचा और खेती होना शुरू हो गई, हमें उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। इनको नाम दिया गया क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों आप पूरी की पूरी इस स्टोरी को लिंक कीजिए। छोटा गांव, गांव के अंदर एक व्यक्ति, उसने खेती करनी है। अगर खेती नहीं करना चाहता तो वो डेयरी फार्मिंग कर सकता है या कोई अलाइड एक्टिविटी कर सकता है। खेती करने के लिए या कोई भी डेयरी फार्मिंग के लिए, कोई भी अलाइड एक्टिविटी के लिए उसको कुछ इनपुट्स की रिक्वायरमेंट थी। इसे कहा गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दोस्तों, यूं तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 हैं जो हम ग्रेजुअली आगे जाकर के पढ़ेंगे, लेकिन जब हमारी स्टोरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से गांव में कन्फाइंड है, हमारे पास 3 चीजों की रिक्वायरमेंट थी, लैंड, लेबर और कैपिटल। जमीन हमारे पास थी, लेकिन क्या जमीन अपने आप जमीन को खड़े रह करके बोलते रहते जमीन फसल दो फसल दो, क्या फसल आती, फसल कभी नहीं आती। वहां पर मुझे एफर्ट करने की जरूरत थी, मुझे खेत को जोतना था खेत को, वहां पर पानी डालना था ताकि वो किसी भी चीज की बुआई के लिए तैयार हो सके। तो सिर्फ और सिर्फ लैंड नहीं, लैंड के साथ मुझे जरूरत थी लेबर की भी। ठीक है, मैंने खेत को जोत दिया, खेत में पानी डाल दिया, लेकिन क्या सिर्फ जोतने से या पानी डालने से या मैं सारा दिन खेत में खुदाई करता रहूं, क्या उससे फसल आ जाएगी? नहीं, उसके साथ में मुझे जरूरत थी उसमें बीज बोने की। अब बीज कहां से आएगा? बीज या तो मैं किसी और से लूंगा, या मैं इजीएस्ट वे क्या था, किसी से खरीदूं। खरीदने के लिए मुझे चाहिए थे कुछ पैसे। तो तीसरा मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो था वो था कैपिटल। लैंड, लेबर और कैपिटल, ये तीनों ने मिलकर के बनाया क्या, बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनकी वजह से एक छोटे से गांव में प्रोडक्शन जो है वो हो सकती थी। अब लैंड क्या है, सबसे पहले अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलेंगे कैसे। लैंड क्या है? लैंड फ्री गिफ्ट था नेचर का। अनडाउटेडली जब हम इस धरती पे आए तो जमीन ऑलरेडी थी, जमीन थी, उसके ऊपर मिट्टी थी, पानी था, फॉरेस्ट थे, मिनरल्स आदि थे। दूसरी थी लेबर। लेबर हम खुद थे। अगर मेरे पास बहुत सारी लैंड है, मुझे लगता है कि मैं अकेले काम कर सकता हूं, तो आई एम दी ओनली वन लेबर रिक्वायर्ड। लेकिन अगर मुझे लगता है मुझे और जो लोगों की जरूरत है, तो मैं अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करके वहां पे काम करा सकता था। तो लैंड और लेबर जो है वो यहां पर अवेलेबल थे। फिजिकल कैपिटल जो है वो तीसरी रिक्वायरमेंट थी, और क्यों चाहिए थी? क्योंकि हमको टूल्स खरीदने थे। मैंने आपसे कहा कि मुझे खेत में खुदाई जो है वो करनी थी, खेत को जोतना था, तो हाथ से तो मैं खुदाई नहीं कर पाऊंगा, मुझे टूल्स खरीदने थे, उसके लिए पैसा चाहिए था। मुझे कोई छोटी मोटी मशीन लेनी थी, इन सभी चीजों के लिए, या मुझे बीज खरीदने थे, इन सभी चीजों के लिए मुझे बेयर मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। तो गांव के अंदर लैंड, लेबर और कैपिटल, ये 3 चीजें जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हुई। दोस्तों एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और होता है जिसे कहा जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बारे में हम आगे डिस्कस जो है वो करेंगे। यहां पर हम अपनी डिस्कशन को जो है वो बेयर मिनिमम रखते हैं। ये बहुत क्लासिक एग्जांपल है। जमीन थी, अगर लेबर थी, लेबर यहां पर कौन है? जो व्यक्ति ट्रैक्टर चला रहा है, और
कैपिटल यहां पर क्या है, कैपिटल है ये खर्चा जो उसने ट्रैक्टर खरीदने के लिए किया है। गांव के स्तर पे हम ट्रैक्टर पे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ टूल्स तो चाहिए ना। हम बैलों से भी खेत की जुताई जो है वो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बैल के चलने से जुताई तो नहीं हो जाएगी। तो टूल्स, लैंड, लेबर, ये सारी की सारी चीजें हमको चाहिए थी। ये कहलाए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहां पर दोस्तों लैंड जो है ये फिक्स्ड थी। लैंड अंडर कल्टीवेशन जो है वो वर्चुअली फिक्स थी। क्यों? गांव के अंदर ये मान लीजिए ये गांव का एरिया है और इस गांव के अंदर XYZ लोग रहते हैं, तो इस पूरे के पूरे गांव को उन्होंने अपने आप में डिवाइड कर लिया है कि ये खेत X का है, ये Y का है, ये Z का है, ये A का है, ये B का है। तो पूरी की पूरी जमीन को उन्होंने अपने आप में डिवाइड कर लिया था। तो लैंड जो है वो फिक्स थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये रियलाइज हो गया कि इस जमीन से फिक्स्ड लैंड होल्डिंग्स है, तो मुझे एक लिमिटेड आउटपुट ही जो है वो मिलेगी। वैसा तो है नहीं कि एक जमीन के टुकड़े पे मैं जितनी मर्जी चाहे फसल लगा लूं, क्यों? फसल को उगने में भी टाइम लगेगा। प्रोडक्शन क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें लगा कि नहीं, जमीन हमारे पास फिक्स्ड है, जमीन नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि एक्स के पास अपनी जमीन है। अगर एक्स को खेती करनी है वो अपनी एक्स की जमीन पे करेगा, वो वाई के खेत पे नहीं जा सकता, क्योंकि वाई के खेत पे वाई को खेती करनी है। इस वजह से जरूरत थी उस ही छोटे से पैच ऑफ या उसी फिक्स्ड पैच ऑफ लैंड से ज्यादा प्रोडक्टिविटी की। मान लीजिए एक्स के खेत में हर साल 100 kg ऑफ वीट जो है वो होता था, लेकिन उसको लगता था कि यार ये 100 kg वीट जो है वो कम है। अब इस ही खेत में से कैसे 150 या 200 kg वीट निकले, ये वहां पर प्रायोरिटी थी। सुनने में लग रहा होगा सर ऐसे थोड़ी हो सकता है। ये हुआ, ये 1960s में हुआ, जब देश में आया क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। ओवर द पीरियड इनिशियल स्टेज से ग्रेजुअली चीजें जो है वो बदलती गई। ओवर द पीरियड वेज ऑफ फार्मिंग जो है वो बदले। अब किसान जो है वो उसी जमीन से ज्यादा क्रॉप, ही वाज एबल टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ लैंड। दीज चेंजेस केम इन लेट 1960s, जिसे कहा, क्या नाम दिया गया? ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। दोस्तों मैं सिर्फ आपको एक ब्रॉडर आउटलाइन दे रहा हूं। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, कब आया, क्यों आया, ये सब चीजें हम इन डेप्थ, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि बीइंग फर्स्ट क्लास ऑफ आवर्स, आज हमारी पहली क्लास है। क्या वजह है कि एनसीईआरटी के अंदर एक छोटे से गांव की स्टोरी जो है वो डाली गई थी, ताकि जब पहली बार कोई एनसीईआरटी या इकोनॉमी पढ़ने के लिए आए तो उसको थोड़ा सा आइडिया जो है वो लग जाए कि ये पूरी की पूरी स्टडी जो है वो किससे रिलेटेड है। दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर अलग अलग चीजें हुई। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम हुई, यानी कि अब जमीन पे हम अलग अलग फसल जो है वो उगा रहे थे। सीड्स विद सुपीरियर जेनेटिक्स, यानी कि ज्यादा बेहतर क्वालिटी की उत्पादन जो है वो हो सकता था। इरिगेशन सिस्टम था, हाई यील्डिंग वैरायटी थी, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स थे, मशीनरी थी और फार्म एरियाज की एक्सपेंशन थी। ये सारी की सारी चीजें जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हुई। ओवरऑल इसका रिजल्ट ये आया कि हमारी जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज कर गई। स्टोरी कहां से शुरू हुई थी? स्टोरी शुरू हुई थी पालमपुर से। पालमपुर का एक व्यक्ति था, वो उसने देखा कि उसको अपने नीड्स को, अपनी रोटी कपड़ा और मकान, जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करने के लिए कुछ काम करने की जरूरत थी। काम क्यों करना था? क्योंकि काम करेगा तो कुछ इनकम होगी। वो काम किस रूप में उसने किया? उसने एग्रीकल्चर के रूप में किया। कैसे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ये सब चीजें हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज थी लैंड हमारे पास थी, अब अगली चीज थी लेबर। लेबर क्या है? लेबर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी हमें समझ आ गए। जो छोटे किसान थे, मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा खेत है, मुझे लगता है कि यार इस खेत में तो मैं अकेला ही मेहनत करके फसल जो है वो उगा सकता हूं। तो मेरे खेत के लिए, मेरे केस के लिए लेबर क्या हो गया? मैं अकेला लेबरर हूं। अगर मुझे लगता है कि नहीं मेरा खेत थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को साथ लाया, हम दोनों ने मिलकर के कर लिया। उस केस में हम दोनों लेबरर्स हो गए। अगर मेरे पास बहुत बड़ा खेत है और मुझे लगता है कि मेरे रहने से या मेरे परिवार के दूसरे सदस्यों के रहने से भी यहां पर एफर्ट नहीं हो पाएगा, मैं तीसरा व्यक्ति लेकर के आया जो हायर्ड लेबरर था। ठीक है जी। तो लेबर इस तरीके से हमने फुलफिल कर ली। कैपिटल, कैपिटल जो है यहां पर क्या था? लेबर और लैंड के बाद अलग नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी थी कैपिटल की, क्योंकि हमको छोटी छोटी चीजें, हमको टूल्स, हमको बीज, ये सब चीजें जो है वो खरीदनी थी। ये कहां से आएगा? दोस्तों अलग अलग कैटेगरीज ऑफ फार्मर थे। जिसके पास कम जमीन वो स्मॉल फार्मर, जिसके पास थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा जमीन है वो मीडियम फार्मर, जिसके पास बहुत बड़े खेत है वो लार्ज फार्मर। अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग तरीकों से कैपिटल जो है वो लोग लेकर के आ रहे थे। स्मॉल फार्मर्स जो थे वो बड़े बड़े फार्मर से बोरो करते थे। अब बड़े फार्मर्स के पास ज्यादा जमीन थी तो अनडाउटेडली उनके पास पैसा भी ज्यादा होगा, उनसे बोरो किया जाता था। और इस पैसे से क्या खरीदा जाएगा? इस पैसे से खरीदा जाएगा बीज, इस पैसे से खरीदे जाएंगे
औजार जिनकी मदद से मैं प्रोडक्शन करूंगा, और ये पैसा मैं वापस कब करूंगा, जब मेरी प्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट होगी, जब मेरी यील्ड होगी, उसको बेच करके मैं ये पैसा जो है वो वापस करूंगा। तो इस तरीके से स्मॉल स्केल पर एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज से गांव की इकोनॉमी जो है वो चल रही थी। अब जो स्मॉल फार्मर है, इसके पास क्या है, स्मॉल फार्मर के पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारा का सारा प्रोसेस शुरू क्यों हुआ, क्योंकि मुझे अपने खाने के लिए कुछ चाहिए था, मुझे लगा कि यहां से मैं उगा लूंगा, मैं खा लूंगा। जो स्मॉल फार्मर था उसके पास जो प्रोड्यूस आया वो शायद इतना था कि उसकी फैमिली को सस्टेन कर पाए, कि अगर उसके घर में जितने लोग हैं उनके खाने का इंतजाम इस प्रोडक्शन से होगा, कि उसके पास इतना आटा आ गया, इतने व्हीट आ गया, इतना राइस आ गया कि वो अपने परिवार का गुजारा, अपने परिवार का पेट जो है वो पाल सकता है। लेकिन जिसके पास बहुत बड़ा खेत है, जिसके पास मीडियम लैंड होल्डिंग्स भी हैं, अब उसके पास तो अपनी जरूरत से ज्यादा, थोड़ा ज्यादा तो प्रोड्यूस होगा या अनडाउटेडली। ऐसा तो है नहीं कि जितने भी किसान हैं उनके पास सिर्फ इतनी की जमीन थी कि बस इतना प्रोडक्शन होता था कि मैं और मेरा परिवार खाना खा ले। मेरी रिक्वायरमेंट, मेरी साल भर की जरूरत के बाद भी कुछ अनाज, कुछ फसल जो है वो बच जाती थी। इसे कहा जाता है क्या, सरप्लस। ग्रेजुअली अब क्या था, जब सरप्लस का कंसेप्ट कब आया, मेरी रिक्वायरमेंट थी खाने की, फूड की, मुझे जब खाना मिल गया, जो बचा हुआ प्रोड्यूस था, अब इसका क्या किया जाए, वहां पर कंसेप्ट आया सरप्लस का। जब सरप्लस आ गया तो मैंने अपने आसपास देखा कि यार अब इस सरप्लस का क्या किया जाए। मैंने अपने पास वाले को पूछा कि यार मेरे पास सरप्लस है, क्या करूं। उसने बोला तेरे पास क्या, भाई मेरे पास भी है। जितने लोग किसानी करते थे, जितने लोग एग्रीकल्चर करते थे, उन सबके पास सरप्लस था। लेकिन गांव में वो लोग भी थे, कौन, जो पॉटर था। अब वो मिट्टी के बर्तन बना रहा था। अब मिट्टी के बर्तन, अब किसान ने तो फसल उगाई, उसने अपने प्रोड्यूस को कंज्यूम कर लिया, क्या मिट्टी के बर्तन वाला बर्तन खा लेगा। उसको भी रिक्वायरमेंट थी, उसको भी जरूरत थी। उसकी जरूरत पूरे करने के लिए मैंने कहा कि पॉटर, पॉटर तुझे क्या चाहिए, तुझे अनाज चाहिए, तुझे खाना खाना है, मेरे पास सरप्लस है, तू मुझसे अनाज ले ले। उसके बदले में मैंने उसे कहा कि तू ऐसा कर, अपने मिट्टी के बर्तन मुझे दे दे, सो दैट मैं अपने इस अनाज को स्टोर कर पाऊं। यहां से सरप्लस फ्रॉम फार्म प्रोड्यूस का कंसेप्ट जो है वो सामने आया, कि हमारी जरूरत जब पूरी होगी, उसके बाद जो चीजें बची उसको हमने अब दूसरों को देना शुरू कर दिया। पहले शुरुआत हुई बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम क्या था कि मेरे पास चावल थे और पॉटर के पास में मिट्टी के बर्तन थे। मैंने कहा ये ले पॉटर, तू चावल खा, मुझे एक बर्तन दे दे। ये बार्टर सिस्टम था। सरप्लस से क्या हुआ कि जो हमारे पास 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके जो आउटपुट निकली, उसमें हमने अपना गुजारा कर लिया, और जो एक्स्ट्रा था वो हम किसी दूसरे को देने चले गए। सेल्फ कंजम्पशन हो गई और सरप्लस को हमने बेचना शुरू कर दिया। दैट फार्म प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट इज नोन एज मार्केटेबल सरप्लस। दोस्तों ये छोटी छोटी टर्म्स है, एनसीईआरटी से इस तरीके के सवाल आएंगे। कभी क्वेश्चन आ गया मार्केटेबल सरप्लस, अब मैक्सिमम केसेस में तो हम नाम से समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी लगता है कि यार स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, ऐसा इतना सिंपल नहीं हो सकता। मार्केटेबल सरप्लस क्या होगा, वो सरप्लस जो हमारा प्रोड्यूस था, जिसको हम कंज्यूम नहीं कर पाए और अब हम उसको जाकर के बेच सकते थे, दैट इज नोन एज मार्केटेबल सरप्लस। जो छोटा किसान होगा, छोटा किसान का ये मतलब नहीं है कि हाइट में छोटा होगा, छोटे किसान का अर्थ है कि जिसकी लैंड होल्डिंग स्मॉल होगी, जितनी कम जमीन होगी उसके पास सरप्लस भी उतना कम होगा, उसका अपना गुजारा मुश्किल से होगा। जितना बड़ा किसान होगा उसके पास सब्सटेंशियल सरप्लस भी जो है वो होगा। ये हो गई हमारी फार्मिंग एक्टिविटीज जो कहीं ना कहीं खेतों से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी थी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या थी, एक एवरेज के रूप में जो 100 वर्कर्स भारत के ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, 24 आर एंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। अगर एक ग्रामीण क्षेत्र में, ये एक ऑन एन एवरेज में आपसे बात कर रहा हूं, औसतन अगर 100 लोग गांव में रहते हैं तो उन 100 में से 24 जो है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में होंगे, यानी कि वो एग्रीकल्चर नहीं कर रहे होंगे। वो क्या कर सकते हैं, वो डेयरी खोल लेंगे, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे, कोई छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग। यहां पर छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग का ये मतलब नहीं है कि कोई यहां पे पेन बनाना शुरू कर देगा, कोई यहां पे नोटबुक बनाना शुरू कर देगा, वो बहुत लेटर स्टेज पे आएंगी। ये छोटा सा गांव है, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की हो सकती है दोस्तों, पॉटरी मैन्युफैक्चरिंग है। बर्तन बना रहा है, वो मैन्युफैक्चर कर रहा है। बास्केट, टोकरी बना दी कि किसान को अपनी फसल रखने के लिए टोकरी चाहिए, मैं बास्केट बना देता हूं। किसान को अपनी फसल बांधने के लिए रस्सी चाहिए, मैं रस्सी बना देता हूं। इस तरीके की छोटी छोटी एक्टिविटीज जो है वो यहां पर शुरू हो गई थी। ये सारी की सारी चीजें जो है वो आती थी किस कैटेगरी में, नॉन फार्मिंग की कैटेगरी में। तो दोस्तों ये जो आप तस्वीर अपने सामने देख रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े लैंड होल्डिंग से बनता है क्या, मार्केट सरप्लस। दोस्तों पहला चैप्टर एनसीईआरटी का जो है वो यही चीजों को डिस्कस करता है। यहां पर अगर हम समझे
किस चीज की बात हुई है? एक छोटे से गांव की एग्जांपल लेकर के। दोस्तों सिर्फ पालमपुर गांव की कहानी नहीं है, ये मेरे गांव की हो सकती है, आपके गांव की हो सकती है, किसी छोटे से गांव की ये कहानी हो सकती है। बेयर मिनिमम लेवल से जब इकोनॉमिक एक्टिविटी की, आर्थिक गतिविधि की शुरुआत होगी तो वो इसी तरीके से होगी। क्यों? हमारे पास जो इजीएस्ट अवेलेबल, लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज है, सबसे पहले हम उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। वो क्या है? लैंड, लेबर हम खुद हैं, कैपिटल का हमको इंतजाम करना है। यहां से कहानी शुरू होगी और कहानी पहुंचेगी कहां तक? मल्टीनेशनल कंपनीज तक कहानी पहुंचेगी, सरकारों तक कहानी पहुंचेगी, बैंक्स तक। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी और बेसिक इकोनॉमी की शुरुआत जो है वो इस तरीके की स्टोरी से, इस तरीके के चैप्टर से होती है। इस वजह से ये चैप्टर जो है वो सबसे पहला चैप्टर है जब हम स्कूल लाइफ में एनसीईआरटी जो है वो पढ़ते हैं, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आई होप दोस्तों बेयर मिनिमम इंफॉर्मेशन जो है मैंने आपको दी है, सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड या बेस बिल्ड करा है कि किस पे ग्रेजुअली हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो प्रोसीड करेगी, कैसे हम समझेंगे कि क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कहां से ये स्टोरी शुरू होती है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। ऐसे ही दोस्तों ये लेक्चर सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी और हम पूरी की पूरी इकोनॉमी की एनसीईआरटीज को जो है वो कवर कर पाएंगे एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच के साथ में। डेफिनेटली आप लोग इस लेक्चर सीरीज को जो है वो फॉलो कीजिए, और अगर आप पहली बार स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पे जुड़े हैं, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट जो है वो यहां पर लेकर के आएंगे। आपकी इस प्रिपरेशन को बहुत शानदार बनाने में स्टडी आईक्यू आपकी मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।